मेरा नाम शाज़िया खान है, आपकी होस्ट हमेशा की तरह हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज मैं अपने साथ रखती हूँ मिस्टर जमील अहमद को, जो कनाडा से ताल्लुक इनका है और इनका ताल्लुक पीटीआई से भी है। और मैं चाहूँगी एक्चुअली कि ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं, अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं कि इनको ये कनाडा में कैसे पहुँचे, क्या कर रहे हैं और हाउ इज दिस लाइफ। तो प्लीज़ अपने आप को इंट्रोडक्शन कराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शाजिया, आपने इनवाइट किया मुझे आपके शो में। और मेरा ताल्लुक बेसिकली तो मैं बोर्न एंड रेज कराची हूँ, बट ये कि मैं बेसिकली सिस्टम इंजीनियर हूँ यहाँ पर। पाकिस्तान में भी मेरा आईटी की फील्ड से ताल्लुक था, तो तकरीबन अराउंड मुझे 12 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। और वही जो पॉइंट बेसिस सिस्टम होता है कैनेडियन गवर्नमेंट का, जो क्वालिफाइड पीपल्स को इमिग्रेशन दी, तो उस सिलसिले में मुझे भी इमिग्रेशन मिली। तो मैं फिर अपनी फैमिली के साथ जो है ना मूव हुआ यहाँ पे तकरीबन 12 साल। अभी मैंने मुख्तलिफ कंपनी को सर्व किया यहाँ पर, IBM और बहुत और बड़ी IT कंपनीज हैं, लेकिन राइट नाउ मैं यहाँ पे ओंटारियो की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एज अ सिस्टम इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और पीटीआई से आपने पूछा कैसा ताल्लुक है, तो बेसिकली पीटीआई से मेरा ऐसा ताल्लुक है कि मैं यहाँ पे पीटीआई ईस्ट कनाडा का जो है मेंबर हूँ। और तमाम खान साहब यहाँ तशरीफ लाए थे तकरीबन 2013-14 में, तो हम साथ ही थे उनके। बहुत सारे और लोग हैं उनके साथ ही थे हम। तो हम पीटीआई के मेंबर हैं और एक अदना कारकुन के हिसाब से जो हमें मालूम है इस बारे में। मैं थोड़ा अगर आपको थोड़ा और डिटेल दे दूं, इससे पहले मैं 2000 जब मियां साहब हुआ करते तो मैं PMLN को सपोर्ट किया करता था। तो जी पीपल पार्टी को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ उनसे नजरियाती खिलाफ भी थे। हालांकि पीपल पार्टी एक नजरियाती जमात है, लेकिन मेरी सिंपैथीज ऑलवेज PMLN के साथ थी। मेरी सिंपैथीज PMLN के साथ उस वक्त खत्म हुई जब मियां साहब को जो कू हुआ था 1999 का, और उसके बाद मियां साहब जो है फॉर सम रीजन वो जो है एक लीडर नहीं बन सके और वो मुआहदा करके चले गए। तो उस वक्त फिर मैं वो जो पॉइंट था मेरा, जो है वो लास्ट मेरे ख्याल में PMLN को सपोर्ट करने का पॉइंट था। मैंने कहा कि लीडर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, जो लीडर होता है वो सारी स्ट्रगल करता है, उसको फेस करता है। अगर मैं कंपेयर करूं लीडर को, तो मुझे फिर जुल्फकार अली भुट्टो एक बड़े लीडर लगते हैं, क्योंकि वो आखिरी दिनों तक भी उनको एक ऑप्शन दिया गया था क्या मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन मियां साहब ने वो ऑप्शन फौरन अवेल किया, 10 साल गए और मुआहिदा भी तोड़ा उन्होंने। मेरे ख्याल में मेरा डिसीजन वो ठीक था। और मियां साहब वाज नॉट अ लीडर, ही वाज अ पॉलिटिशियन। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड पॉलिटिशियन। लेकिन आपका क्या ख्याल है? आई मीन लीडर और पॉलिटिशियन वाकई बिग डिफरेंस है, लेकिन उस एक लीडर बेसिक जो होता है उसको उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहले मैं क्वालिटीज के बारे में पूछूंगी कि एक लीडर को क्या क्वालिटीज। देखें शाजिया जी, जो सबसे अहम बात होती है लीडर्स की, वो आने वाली नस्लों का और कौम का सोचता है। और वो ये सोचता है कि मैं किस तरीके से इस कौम को जो है आगे बढ़ाऊं और इस कौम का और इस मुल्क का नाम आगे लेकर जाऊं। जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन को एक्चुअली वो समझ लें कि मैथमेटिक्स का खिलाड़ी होता है। दो किस्म के पॉलिटिशियन होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं जी हमने करोड़ लगा लिया तो हम 5 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, और उनका टाइम पीरियड होता है। बिजनेसमैन नहीं होते? हाँ जी, बिजनेसमैन कह सकते हैं, लेकिन मैं नंबर का खिलाड़ी उनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनके लिए नंबर बहुत ज्यादा अहम होते हैं कि जी मैंने करोड़ लगा लिया तो मैंने 10 करोड़ तो निकालने, 9 करोड़ का मुनाफा। और एक दूसरे किस्म के वो होते हैं जो अगले इलेक्शन को सामने रखते हैं कि मैं थोड़ा ये कर लूँ ताकि नजर आ जाए लोगों को कि मैंने ये काम किया, जो कि पिछली 35 साल की गवर्नमेंट में ही होता रहा है, चाहे वो पीपल पार्टी की हुकूमत हो या फिर आपके नून लीग की हो। तो वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो आर्टिफिशियल चीजें वो बहुत ज्यादा की, जिसका अवाम को बराह रास्त कोई फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन जो लीडर होता है वो आगे के बारे में सोचता है, वो सोचता है कि मैं किस तरीके से इस सिस्टम को ठीक करूं ताकि मेरी कौम को फायदा पहुंचे। क्योंकि देखें जो सिस्टम में लूप होल्स हैं, सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं,
आप उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ले लें कि आपको आप जो है 5वीं मंजिल पे रहती हैं और आपको ग्राउंड फ्लोर से पानी ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन अगर पाइप में मुख्तलिफ जगहों पे लीक होगा तो पानी मेरे ख्याल में शायद कतरा ही पहुंचेगा ऊपर पर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जब तक आप उस लीक को ठीक नहीं करेंगे तो पानी ऊपर पहुंच नहीं सकता। तो वही हिसाब यही है कि अगर आप इस किस्म के पूरा सिस्टम आपने खराब रखा हुआ है, एक दीमक ज़्यादा सिस्टम आपने रखा हुआ, तो उस सिस्टम को पहले ठीक करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इमरान खान वही कर रहे हैं, जो एक गला सड़ा दीमक ज़्यादा सिस्टम है उसको वो ठीक कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये सिस्टम कब से खराब होना शुरू हुआ था? हाँ, ये एक बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर दिया। मैं वैसे तो उसके लिए बहुत पीछे चले जाएं तो मेरे ख्याल में सिस्टम, ये अगर हम बहुत पीछे जाएं और लियाकत अली खान और उसके बाद से जब जहां से मेरे ख्याल में फौज ने इन्वॉल्वमेंट की वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हुई। मेरा नहीं ख्याल है कि फौज को जो है किसी भी सूरत में बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में जहां मुल्क की सलामती को खतरा हो तो फिर तो फौज को इन हो जाना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। वरना जमहूरियत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लोग आपको चुनते हैं, फिर आप डिलीवर नहीं कर पाते तो लोग दूसरे को चुन लेते हैं। ये तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप ये देखें ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब भुट्टो साहब देखें, भुट्टो साहब के ऊपर अयूब, जनरल अयूब का इन्फ्लुएंस था और उनकी नजर करम थी, तो वो उसकी वजह से फिर वो आगे लीडर बने। फिर आगे जाकर जब देखें, जब जुल्फकार अली भुट्टो को मारा गया, उसके बाद जिया साहब आए, 10-11 साल वो रहे। जो भी उनका नजरिया था, एक हमारे खित्ते में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आती। कुछ चीजें इस तरीके से समझ में आती हैं कि क्योंकि जो वो सिचुएशन थी आपकी रशिया की वॉर थी, क्योंकि जो चीज हमारे इदारे जानते हैं वो आम पॉलिटिशियन को तो नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और क्या जो इंटरनेशनल उस पर होने वाला है। तो मेरे ख्याल हो सकता है कि उसी मामले में उन्होंने कू करके वो सारी सिचुएशन को हैंडल किया, क्योंकि अगर वो किसी पॉलिटिशियन के पास होता तो वो सही तरीके से शायद उसको हैंडल ना कर पाते। तो बहुत सारी चीजें अगर आप इसको बारीकी से देखें तो थोड़ा सा आप आगे जाएं उसको, उसके बाद मियाँ साहब ने जो है जनरल जिया ने मियाँ साहब को नवाजा और फिर देखें एक और पपेट तैयार किया और फिर वो उससे बना। वहाँ भुट्टो को जनरल अयूब ने, यहाँ जनरल जिया ने, और फिर वही जो है ना फुटबॉल का गेम होता रहा, पीपल पार्टी और ये चलता रहा। 1999 में जो है जनरल मुशर्रफ ने कू किया और फिर वो जो भी 7-8 साल। लेकिन अब अगर एक पॉइंट की बात जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है वो ये है कि देखिए 2000 जो भी 99 में किया, 2001 में एक बहुत बड़ा वाकया हो जाता है और उसके बाद मिलिट्री लीडरशिप का होना जरूरी है। आपको पता है कि जो भी जिस हिसाब से भी हैंडल किया, अगर वो ना होती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में मैं इसमें उनके साथ हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर मुशर्रफ ने भी किया तो देखें उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला हुआ है दुनिया में और वो उसको लेके चले। और जनरल जिया ने भी जो किया था वो आप देखें उसके बाद रशिया की वॉर थी। तो अब ये बारीकी को आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ इदारों को ही पता होती है, रियासत को पता होती है कि क्या होने वाला और क्या है, और उस वक्त उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इमरान खान के बारे में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान एक वाहिद सियासतदान है जिसको किसी भी जर्नेल की या उसकी कभी भी हिमायत हासिल नहीं रही, ना वो किसी से लेकर, वो ग्रास रूट लेवल से आया है। हाँ, उसने मुशर्रफ का क्या मतलब मुशर्रफ की कई चीज़ों पे उसने उसके साथ वो मुत्तफिक रहता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसको इख्तलाफ भी करता था। मेरे ख्याल में इमरान खान पे आने से पहले, क्योंकि इमरान खान हमारा मेन टॉपिक है कि आज की गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान के नीचे है। टू बी ऑनेस्ट, बीइंग पाकिस्तानी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान हो, जरदारी हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, लेकिन एज लॉन्ग एज कि वो मुल्क की और अवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है कि एक नाम और एक स्टेटस ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ तक हम अगर बैकग्राउंड में चले जाएं, इस्लामिक बैकग्राउंड में चले जाएं, तो वो हमारे जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और उनके बाद जो भी खलीफा आए और जिन्होंने भी हुकूमतें की इस्लामी मुल्कों में, उन्होंने इसी नज़रिए से की कि वो कौम की खिदमत कर रहे हैं और वो कौम के गुलाम है किस्म के, उनके हाथ में एक जिम्मेदारी है जो उन्होंने निभानी है
और उनके हाथ में जो भी अवाम पैसे रखती है, जैसे ज़कात होती है, वो एक उनके ऊपर कर्ज होता है, एक फर्ज होता है एक गवर्नमेंट का कि वो हफ्ता तक पहुंचाए और उसकी रियासत में लोगों को इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो उसमें क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों, सिख हों। अगर एक मुस्लिम रियासत है तो उसको उसके नीचे जो भी डिफरेंट मजहब हैं वो अपनी एक पीसफुल जिंदगी गुजार सकें। और इसी तरह हम यूके में, कनाडा में काफ़ी पीसफुल जिंदगी गुजारते हैं, और वो भी हम एक मुस्लिम रियासत के नीचे नहीं, एक नॉन मुस्लिम रियासत के नीचे हम गुजारते हैं, और हम मुसलमान हैं तो सिख भी यहाँ पे रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, एंड सो ऑन। तो मैं इस टॉपिक पे आने से पहले मैं सबसे पहले आऊंगी कि इमरान खान से पहले जो मसाइल आए पाकिस्तान को, और पिछले तकरीबन 30-35 साल से करप्शन एंड ये एक मेरे ख्याल में दोस्ती यारी लगी रही या हिस्सावारियां लगी रही या जैसे तैसे भी लगा रहा, लेकिन ये एक किस्म का जैसे दो बादशाह जो हैं वो आते हैं और जाते हैं और आते हैं और जाते हैं हो रहा था। तो वो सिलसिला टूटा है, जो बहुत बड़ी एक पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक बात हुई है, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा अवाम को कोई तीसरा बंदा नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन अवाम उनसे क्यों नहीं खुश थी जब उनकी हुकूमतें थी और उनके पास अपने वसाइल भी थे, ज़राए भी थे, उनके पास फाइनेंस भी थे, वो उनको बहुत सारी फंडिंग अमेरिका से और इधर से और उधर से वो ले रहे थे। तो मेरा सवाल ये है कि मुल्क अभी तक डेवलप क्यों नहीं हुआ उनकी वजह से। इमरान खान तो बाद में आए हैं। इमरान खान को जब मुल्क दिया गया उससे पहले की मैं बात करना चाहूंगी कि वो उन्होंने किस हालत में लिया मुल्क। जी मैं इसके बारे में देखें, आपको मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बेसिकली आपको इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको मुल्क का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर क्या है। जब आप अगर हिस्ट्री को पढ़ें, जब 1947 के बाद जब हम 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को जो है इंडिया भारत आज़ाद हुआ, तो हुआ ये कि हमारे यहाँ जो एक सिस्टम शुरू से रहा है, एक अगर आप जिसको देखें कि फ्यूडल सिस्टम जो रहा है, वो जो है ना हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं हो सका, जो हमारे मुल्क को हमारे मुल्क की जो है ना तबाही का बहुत बड़ा उसमें उसका हाथ रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो उसकी देखें, अगर आप हमारे 4 सूबे हैं और बाकी जो हमारी जो टेरिटरीज हैं वो अलग बात है, लेकिन तमाम जगहों पे आप देखें, पंजाब में देखें चौधरीयों मले कोरियन का इन्फ्लुएंस है, और खैबर पख्तूनख्वा में खान, और सिंध में चले जाएं साईं, और बलूचिस्तान में चले जाएं सरदार। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब आप एक खास मखसूस तबका को एक जो जिसको आप जो है ना नमाज दें, और एक जो उसके नीचे तबका है उसको कुछ हासिल ना हो, तो फिर वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर हमारे जो बदनसीबी थी शाजिया जी, वो सबसे बड़ा ये हुआ कि कायदे आजम बहुत जल्दी चले गए। वो एक बहुत ही बड़े लीडर थे, अल्लाह ताला उनको रहमत करे। मैं तो उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगाता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही मुदब्बिर और बड़े लीडर थे। हालांकि उनको पता था कि वो कुछ महीने बाद मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें वो बात छुपाए रखी, अपनी टीबी के बारे में नहीं बताया। तो इतने वो अजीम लीडर थे, और तो उन्होंने वो बहुत जल्दी चले गए। अगर वो होते तो पाकिस्तान में बहुत सारी जो चीजें थी वो बेहतर उस पर चली जाती। मेरा नहीं ख्याल था कि कायद आजम के होते हुए, कायद आजम के जाने के बाद जो है ना अगर वो होते तो वो ये चीजें ठीक हो जाती। तो बाद में जब ये चीजें मुख्तलिफ लोगों के पास आई और वो उनसे हैंडल नहीं हो पाई, क्योंकि उस पाई के लीडर भी नहीं थे, और तो हमारे यहाँ जो चौधरी सिस्टम हो गया, खान सिस्टम हो गया, मलिक, और ये वो सारे, तो वो जो हमारे यहाँ जो सियासत है ना, बेसिकली वो इंतखाबी सियासत है, मतलब हल्के की सियासत। मुझे नहीं इल्म कि आपको हल्के की सियासत का कितना इल्म है। हमारे यहाँ हर एक हल्के जैसे एक इलाका होता है, जैसे आपके यूके में है या कनाडा में जो हमारी राइडिंग होती है, जो कि हमारे यहाँ राइडिंग होती है, उसमें जो है जो आपका इलाका होता है उसमें कोई भी शख्स खड़ा हो जाता है। आई मीन मैं अगर जैसे हमारे 2 पार्टीज हैं, लिबरल है और कंजर्वेटिव है, तो अगर मैंने अगर कोई सोशल वर्क किया हुआ है, कोई जो अच्छा काम किया, तो उसके बाद में
पार्टी के लिए टिकट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए आपका जमींदार होना लाजमी नहीं है। अगर आप मिनिमम वेजर भी हैं और आपने अच्छे काम किए हैं तो आप पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कनाडा में जो बहुत ग्रास रूट लेवल से आए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे मिसिसागा में इकरा हैं और वो बहुत छोटे घराने से ताल्लुक रखती हैं, किसी गांव से ताल्लुक रखती हैं पंजाब के, और लेकिन वो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऑटवा में बैठती हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के साथ हैं। और ऐसी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, और एक आम स्कूल से पढ़ी हुई हैं। तो हम प्राउड हैं इस बात पे हमारे। और सबसे बड़ी बात, और बहुत से हमारे पाकिस्तानी इस वक्त जो इन्वॉल्व है सियासत में, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंस है हमारी जो मुल्क में सही तरीके से कभी जमहूरियत आई नहीं, चौधरी सिस्टम और ये सिस्टम खत्म नहीं हो। तो हमारे यहाँ क्या है, आप देखें यहाँ डिलीवर हो जाता है, हमारे यहाँ डिलीवर नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि एक चौधरी है और फिर बाकी उसका मजारा है। तो चौधरी ही MNA बनता है, नेशनल असेंबली का मेंबर बनता है, उसका बेटा प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बन जाता है, और उससे नीचे उसके रिश्तेदार जी नाजिम बन जाते हैं, और उससे और कोई और रिश्तेदार काउंसलर बन जाते हैं। जब एक पूरी चेन ही जो है ना चोरों की होगी तो फिर मुल्क के लिए क्या बेहतरी आएगी? तो मुल्क तो बेहतर नहीं हो सकता ना। फिर यही चीज आपको चारों सूबों में ये प्रॉब्लम है। और अभी तो ये इमरान साहब को ये विरासत में एक किस्म का मिला हमारा मुल्क, जिसमें उन्हें ये सारे मसाइल मिले। अब मसाइल क्या है, हम वो मसाइल को गिनवा दें ताकि आम आवाम जो है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक सिंपल वर्डिंग में आम आवाम समझ सके कि सिस्टम जिसमें इतनी करप्शन हुई है और इतने मसाइल हुए हैं, और आज भी अमेजिंगली कि लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि ये सिस्टम करप्ट है या लोग करप्ट थे, या वो बार बार उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि करप्शन साबित नहीं हुई है। आई मीन लाइक करोड़ों की करप्शन, बिलियंस एंड मिलियंस की करप्शन हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी साबित नहीं हुई है कोई। और मैं इस बात का ब्लेम, एक्चुअली सबसे बड़ा ब्लेम जो है वो मीडिया को दूंगी, क्योंकि मीडिया में हम काम करते हैं और मीडिया में हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि एक सच्चाई से हम चीजें बयान करें, लेकिन हम उस सच्चाई तक नहीं पहुंचते हैं। हम डरते हैं, या हमारे आई डोंट नो क्या फाइनेंशियल जो क्या कहते हैं गेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और अपने पर्सनल गेन्स को हम रख के आगे तो हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो मेरे चैनल या मेरी जो प्लेटफॉर्म है उसका मकसद ये है कि मैं उस नजरिए या उस दायरे को तोड़ूं, और जो हकीकत है वो एक आम इंसान तक, एक सादा इंसान को, जिसको सिंपल जबान में समझ आए कि मुल्क का सिस्टम ऐसा था, ये हमारे मुल्क को इमरान खान को मिला तोहफे में, और उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे उसको ठीक करना शुरू किया। क्योंकि अभी तो उसके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लग रहे हैं, उसको तो चांस ही नहीं मिला, और बहुत सारे लोग आए एज यू नो, और आते और जाते रहे हैं और काम नहीं होते रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी अगर कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करे तो लोग कहते हैं ओ ये तो नवाज शरीफ साहब का एक कॉन्ट्रैक्ट था, यू नो ये तो उनका प्लान था, या जरदारी साहब का प्लान था, तो अब उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी है। बट द रियलिटी है कि वो लोग कहते थे लेकिन करते नहीं थे। पीस तो पेपर पे भी नहीं होता था, शायद वर्ड ऑफ माउथ होता था, ना वो पेपर पे जाता था और ना वो जमीन पे अप्लाई होता था। तो आप उसके बारे में बताएं मुझे, एक सिंपल सादा आम देहाती जो है, जो एक समझ सके सिंपल जबान में। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि बेसिकली जो है ये घर की मिसाल ले लें। तो घर की मिसाल बिल्कुल, लेट्स सपोज जी मैं ये कहता हूँ जी मैंने गांव में एक ज़मीन ली है और मैं उस पर घर तामीर करना चाह रहा हूँ, और अब मैं घर तो तामीर करूँ, लेकिन अगर मैं उसमें जो उसमें सीमेंट होता है और जो बजरी होती है उसमें डंडी मार जाऊं, फिर जो है इसके अलावा जो उसके ब्लॉक होते हैं ब्लॉकों की क्वालिटी ठीक ना रखूं, या फिर मैं जो है जो उसका स्ट्रक्चर है बाय लॉ मुझे उसका स्ट्रक्चर 5 फुट रखना चाहिए, लेकिन मैं उसका स्ट्रक्चर जो है 3 फुट रखूं ताकि मेरा खर्चा कम आए। मैं एक बिल्कुल आम सी मिसाल दे रहा हूँ कि हम जैसे घर बना रहे हैं और मैं ये कहता हूँ कि आप ओनर हैं और आपने मुझे जो है कह दिया कि ये मुझे बनाना है, और आपने मुझे लेट्स सपोज जी 50,000
या 1 लाख रुपए दिया उन्होंने कि 1 लाख में दीवारें खड़ी करके दे दें, और मेरी कोशिश ये हो कि ये लाख में मैं किसी तरीके से भी 40,000 में कर दूं, 60,000 खा जाऊं। लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें जब मैं इस किस्म के काम करूंगा तो उसमें होगा क्या, मैं दीवार तो खड़ी हो जाएगी लेकिन दीवार पायदार नहीं होगी। आप अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाएंगी और बच्चों के साथ आप रह रही हैं, बारिश हुई, थोड़ी बहुत कुछ हुई, दीवार धड़ाम से नीचे या दीवार में क्रैक पड़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा मुल्क है। ये जैसे एक मकान होता है, एक कमरा होता है, ये हमारा मुल्क है। मुल्क में क्या हुआ है, इन्होंने जो भी मंसूबे लगाए, जो भी इन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, जो भी किया, ये मुल्क के साथ कभी मुखलिस थे ही नहीं। इन्होंने पैसा आया, थोड़ा लगाया, बाकी खाया, ठीक है। तो वो जो लोग, कुछ लोग कहते हैं जी को खाता है तो लगाता भी तो है, ये भी बड़े आम आपने सुना होगा। तो लेकिन या तो आप मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं या फिर आप मुखलिस ना हो, दो में से एक ही सूरतें होती है ना। ये क्या बात हुई कि आप थोड़े मुखलिस हैं या आप ज्यादा मुखलिस हैं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने यही किया मुल्क के साथ। मुल्क की जो आज बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर खराब है ना शायद साहबा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क का है, हमारे मुल्क का जो स्ट्रक्चर, जो बुनियाद है वही खराब है। जो मैंने आपको मकान की मिसाल दी कि मकान की बुनियाद ही 5 फीट पे होनी चाहिए थी, उन्होंने 3 फुट पे रख दी। सही है। तो वो मुल्क कभी, अब हो क्या रहा है, अब खान साहब को कोई एक महकमा भी ऐसा नहीं मिला, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं मिली जिसके लिए जो है ना खान साहब जो है ना कहें जी फौरन ठीक होने वाली हो। मैं आपको सबसे बड़ी छोटी छोटी मिसालें दे देता हूँ। अभी जो सबसे बड़ी बात, जैसे जब खान साहब आए, देखिए बाहर देखकर तो लग रहा होता है कि अरे बहुत अच्छा मकान है, लेकिन वही बात है कि बुनियादें अगर ठीक नहीं, जब बंदा अंदर जाता कहता ओ माय गॉड मैं किधर आ गया, पैसे भी दे दिए मैंने, अब ये मैं या तो मैं इसे बेचूं या तो किसी और बंदे को बेचूं ताकि मेरी जान छूटे, और या तो फिर आप कहते हैं यार मैं किसी तरीके से ठीक करूं ताकि मैं भी बचूं, बच्चे भी बचें। तो बिल्कुल खान साहब जो इस वक्त कर रहे हैं, खान साहब के लिए जो ये अवाम है, ये उनके बच्चों की तरह है। वो क्या कर रहे हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो उस घर की मुरम्मत कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से इस घर की मुरम्मत करूं, या कुछ ऐसी घर में जैसे पिलर्स होते हैं, मैं एक्स्ट्रा 2 4 6 8 10 पिलर बना दूं ताकि ये दीवारें जहां जहां से क्रैक हो रही हैं उस जगह में पिलर बना के, ताकि दीवारों को वो मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, ताकि दीवार गिरे ना। तो खान साहब वो पिलर बना रहे हैं। खान साहब जैसे आप पिलर कैसे बना रहे हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, आपके इदारों को ठीक करना। अब जब खान साहब उस वक्त आए तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था, आप उसको ले लें, पुलिसिंग को ले लें, आपका अदलिया ले लें, आपके म्यूनसिपल जो भी आप इदारा ले लें, प्रोविंशियल इदारा ले लें, फेडरल इदारा ले लें, FBI को आप ले लें जो आपके टैक्स कलेक्ट करता है, कोई ऐसा भी इदारा नहीं था कि जो बिल्कुल करप्शन से पाक हो। जो फाइल वो उठाते थे उसमें जो है ना करप्शन, जो फाइल वो उठाएं उसमें करप्शन। अब वो कर क्या रहे हैं, वो पहला 1 साल तो उनको जो इन्होंने क्योंकि देखें जो ये लोग काम करते हैं वो पूरा एक जाल बिछाया हुआ होता है उन्होंने अपना। जो इन्होंने 35 साल में इन्होंने जरदारी जो करप्ट हैं और नवाज जो करप्ट हैं, उन्होंने जो है उन्होंने जो जाल बनाया अभी तो उस जाल को काट रहे हैं। अभी तो 20-30% वो जाल कट चुका और आस्ते आस्ते वो कटेगा। और इसी का यही प्रॉब्लम इनको यही हो रहा है कि जितनी अगर ये जाल कट गया तो फिर ये आगे मेरे ख्याल में पूरा मुल्क ही ठीक हो जाएगा। तो अभी जो खान साहब जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर रहे हैं। अब आप कैसे कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, PIA को देखें, PIO को रिफॉर्म कर रहे हैं, रेलवे को कर रहे हैं, उसमें सारी जो सिस्टम जो करप्शन है उसको ठीक कर रहे हैं। और हर FBR को देखें, उन्होंने FBR में शब्बर जैदी को लाए थे, अब जितने क्वालिफाइड लोग हैं उनको लेकर आ रहे हैं, और ताकि मुल्क का सिस्टम ठीक हो। क्योंकि देखें जो लोग इस बारे में देखें, जो चीज जो बेसिकली हुआ ये कि जैसे मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता और मुझे कह दिया जाए, मैं साइकिल चलाता और मुझे कहें जी आके गाड़ी चला लो, तो पहले मुझे गाड़ी चलाना सीखनी होती है ना। बिल्कुल उसी तरीके से वो उन लोगों को लेकर आए जो कि इस चीज को समझते हैं, जो अपने इदारों को समझते हैं। तो इसलिए उसको टाइम लग रहा है और वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे आम लोगों को शायद इस चीज का इल्म भी नहीं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल दे दूं कि जब वो छोड़कर गए थे तो 20,000 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था।
जिसको खसारा कहते हैं, तजारती खसारा कहते हैं, जो कि अभी 2000 अरब पे रह गया। तो इसका मतलब है कि 18,000 अरब जो है उन्होंने डेफिसिट कम कर दिया है। और जिन लोगों को डेफिसिट का नहीं पता, डेफिसिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बीच का मार्जिन होता है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। यानी कि हम इतने बुरी हालत में थे कि 20,000 अरब हम पीछे थे अपने डेफिसिट से। तो खान साहब अभी सिर्फ 2000, कुछ ही अरसे में वो आगे हो जाएगा। कुछ अर्से पहले वो सरप्लस में चला गया। तो देखिए हमारे मुल्क का आने वाला दौर तो बहुत अच्छा है, मैं आपको एक बता दूं, इंशाल्लाह। और जो ये चोर लोग हैं उनको सिर्फ यही मुझे लगता है मसला लग रहा है कि अगर ये खान साहब टिक गए आने वाले कुछ 2-3 साल और, तो फिर इनके आने का चांस अगले 10 साल भी नहीं होगा। और फिर इनकी दाल रोटी जो लगी हुई है वो गलेगी नहीं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मतलब अब मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहती। मैंने शुरू में जैसे कहा है कि देखें, इमरान साहब हों, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज मुल्क को फायदा हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमें ऐसे करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे आपने मेंशन किया कि एक मतलब खानदानी एक रिवाज चल रहा है। जैसे बाप ने, दादा ने एक एक उसमें वफा की है पार्टी में, तो वो सभी के सभी उसी लाइन पे चलेंगे और आगे से बच्चे भी चलेंगे। या आपके एरिया में किसी ने पीपल्स पार्टी का अगर कोई नुमाइंदा है तो वो अगर एक्टिव है, तो आपने ये नहीं देखते कि पीपल्स पार्टी का सपोर्ट दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, बट हकीकत में आप पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनका बंदा फैला के तो आप उनकी सीटें बढ़ा रहे होते हैं। तो लोग इस नजरिए से नहीं देखते हैं। और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी जो आम आवाम है, जिसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास का तबका जो है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटी के पीछे होते हैं। इनका ये काम होता है कि इन्होंने घर में बिजली बिल, गैस वगैरह के बिल देने और रोटी खाने के लिए वो ले आए और बच्चों की जरूरतें पूरी कर दें, स्कूलों की जरूरतें पूरी कर दें, दैट्स इट। वो इतने ज्यादा अपने मसाइल में उलझे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि घर से बाहर उनका जो शहर, उनका मोहल्ला, उनका मुल्क कैसे चल रहा है। हाँ, हर मोहल्ले में, हर कॉर्नर में सियासतें जरूर हो रही होती हैं, लोग आपस में बातें जरूर कर रहे होते हैं और वो जाहिरी जो तस्वीर होती है वो देख रहे होते हैं और वो उसके ऊपर अपने माइंड बना रहे होते हैं। माइंड फ्रेम उनका ये है आजकल के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोगों को ये नहीं समझ के डॉलर की कीमत क्यों ऊपर गई है और नीचे गई है और सोने की कीमत क्यों ऊपर गई है और नीचे गई है, लेकिन उन्हें डिस्कस जरूर करना है कि जी सोना कम हो गया है, अब सोना बढ़ गया है, अब डॉलर्स बढ़ गए। डॉलर्स बढ़ेंगे तो वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके डॉलर्स पड़े हैं, उनकी मतलब उनके लिए फायदा होगा। अगर अगर प्राइसेस वगैरह ड्रॉप हो रही हैं या पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, तो उसमें लोग ये मतलब ये कि लोग ये नहीं समझते कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनको बस ये पता है कि एक किसी ने कह दिया कि टमाटर महंगे हो गए हैं, बिजली महंगी हो गई है, टीवी का लाइसेंस फॉर एग्जांपल 35 रुपीज पहले इमरान साहब कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए और अब जो है उन्होंने 100 रुपीज खुद ही कर दिया है और वो हर बिजली के बिल के साथ कटेगा हर इंसान का, चाहे उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का मतलब टीवी हो या ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पे टीवी ना हो, ये बात काइंड ऑफ नामुमकिन सी लगती है मेरे ख्याल में, क्योंकि अब टाइम वो आ गया है कि आजकल तो कोई बंदा उसके बगैर रह नहीं सकता। जो इवन मिडिल क्लास के लोग जो हैं, लोअर क्लास यस जो झोपड़ी में रहते हैं, वो उनके पास तो बिजली नहीं होनी है तो उनके पास टीवी कहाँ से होना है। एक माइंड है जो हमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक आप हम किसी किसी फकीर को भी हम पैसे देते हैं तो किसी जमाने में अगर 10 रुपए दें तो वो बहुत ज्यादा होते थे उनके लिए। अब उनके लिए 100 रुपया भी बहुत कम होता है, लेकिन आप 100 रुपए देते हुए भी शर्मा रहे होते हैं कि इससे इसका क्या बनना है। तो जब आप फकीर एक गरीब को भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अवाम इस नजरिए से बिल्कुल नहीं सोच रही है। वो इस नजरिए से सोच रही है क्योंकि उन्होंने कहा था टीवी का लाइसेंस नहीं होना चाहिए और अब जो है उन्होंने 100 रुपीज खुद ही कर दिया। अब अंदर की बातें क्या है ये आम अवाम नहीं जानती, मैं नहीं जानती, आप नहीं जानते कि ये कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। और टमाटरों का प्राइस की कीमत या किसी और खाने पीने की, अब हर चीज जो है वो महंगी हो गई है, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि पूरी दुनिया में चीजें महंगी हो गई हैं। इसको कैसे बदला जाए, इस सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि जहाँ पे वो कहते हैं टैक्स ना लगे, लेकिन हम तो देखें हम वेल डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हैं, हम
सभी के सब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने तो कभी टैक्स नहीं दिया। तो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तब का मुल्क कैसे डेवलप होगा? लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो इस नजरिए से आप मुझे बताएं कि इमरान साहब क्या कर रहे हैं। जैसे स्कूल के सिस्टम में सिलेबस है, तो वो कह रहे हैं कि सिलेबस लाने से पहले आप टीचर्स को ट्रेन करें, आप जो बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है उसको स्कूल में पहले लेके आए, उसको ये करें पहले, वो करें पहले। जो काम हो सक रहा है, जो काम पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलेबस का ही आप ले लें एग्जाम्पल, तो आप मुझे बताएं कि इसकी क्या सेंस है कि उन्होंने सिलेबस का कहा है। मैं चाहूंगी कि आप इस बात का जवाब दें रादर देन कि मैं दूं। थैंक यू जी। मुझे मेरे कई नून लीग के भी, पीपल पार्टीज के भी दोस्त हैं, उनसे भी गपशप हमारी लगती है। तो वो ये अमूमन हमारा आर्गुमेंट होता है, बड़ा हीटेड आर्गुमेंट होता है और हम लोग दलील से बात करते हैं। थोड़ा सा ये कि समझना ये पड़ेगा कि जैसे एक साहब हैं जी मुझे कहते हैं और जी सानू तो 2 साल में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपको 70 साल में कभी करप्शन नजर आई है? नहीं नजर आई ना, तो तब्दीली आपको इतनी जल्दी कैसे नजर आ जाएगी? तो बात ये कि असल में देखें, मैं एक जो छोटी सबसे अहम बात देखें, आज हम उस दौर में दाखिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा बच्चा शऊर, जो सबसे बड़ी चीज खान साहब ने हमारे बच्चों को दी है, हमारी नस्ल को दी है, वो दिया शऊर। आज अगर एक रिक्शे वाला, एक छाबड़ी वाला, एक दूध वाला, जो भी है, अगर वो मुल्क के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको शऊर आ गया है। इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि की हो रहा है साढ़े साढ़े मुल्क कुछ हो ही रहा है, वो चीज़ा महंगी हो गई, गवर्नमेंट ठीक नहीं। आप देखें 2 साल पहले चले जाएं, ये लोग क्यों नहीं कहते थे? कोई पूछता ही नहीं था, क्योंकि वो शोबाजी होती थी। लंबे बूट पहन के आप वहां चले जाया करते थे, काम वाम आप करते ही नहीं थे। और मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने कहीं देखा था कुछ अर्से पहले, एक लेटरीन का इफ्तिताह हुआ था, उस पर शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, यानी कि इस लेवल तक ये लोग पहुंच गए हैं कि एक कोई किसी गांव में उन्होंने लेटरीन का इफ्तिताह किया, उसमें भी शहबाज शरीफ की तरफ। जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएं तो लोगों को ये लगता जी यही ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों को ये बताएंगे नहीं कि देखें आपको क्या मकसद है, आपको क्या मिलना चाहिए। सबसे पहले तो खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, इसका तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और देखें, जो समझदार कौम होती है वो बिल्कुल अपने लीडर से पूछती है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। आपको मैंने वोट दिया है और आप मेरे, हम भी यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे जो भी एमपीज होते हैं, मेंबर्स होते हैं, हम उनसे पूछते हैं जी आप हमारे इलाके के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, क्या आप कोई यानी कि कोई इजाफी पार्क बनाएंगे, इजाफी कोई लाइब्रेरी बनाएंगे, क्या करेंगे बच्चों के लिए। जैसे कई हमारी राइडिंग्स हैं ऐसी हैं, हमने उनको कहा कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं वहां पर, आप इसको यूनिवर्सिटी के लिए करें, क्योंकि कॉलेज है तो यूनिवर्सिटी को आप करें। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी शऊर तो आया है लोगों में, लेकिन मैं आपको मैं फिर यही बात करूंगा, थोड़ा सा उसको वक्त है इन चीजों को, तमाम चीजों को होने में। खान साहब जो है, खान साहब अदाकार नहीं है। खान साहब एक, मैं आपको बताऊं, सच्चे बंदे, और वो अपनी बिल्कुल मेहनत से, और खुदा जानता है कि वो अपने बिल्कुल ईमानदारी से इस मुल्क को सर्व करें। अब खान साहब के साथ मैं आपको ये बताऊं कि 100% भी खान साहब के पास वही लोग हैं। क्योंकि जब आप देखें, आप एक फल, जब आप फल लेने जाते हैं, अगर फल वाले ने टोकरी में गंदे फल रखे होंगे तो आप उन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा एक इंतखाबी सिस्टम था, मैं आसान लफ्जों में इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा इंतखाबी सिस्टम है, तो वही चोर चकार और यही चीज है ना, उन्हीं में से उन्होंने सिलेक्ट किया उन्हीं लोगों को। कुछ लोग उसमें से डिलीवर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और ये क्योंकि हमारे मुल्क का ये सिस्टम है। लेकिन खान साहब, मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले वक्तों में जब इंशाअल्लाह खान साहब जब पूरा वक्त पूरा करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि खान साहब को मेरे ख्याल में इन लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो ऐसे लोग हैं। या तो लोग खान साहब के साथ सीधे हो जाएंगे, जैसा वो कहेंगे वैसे चलेंगे, चाहे वो चौधरी हो चाहे वो सरदार हो, या तो फिर खान साहब किसी और को खड़ा कर देंगे। अब इसमें देखें, अब आप कह रही हैं कि जी चीजें महंगी हो जाती हैं और चीजें, ये एक सिस्टम है, ये एक पूरा सिस्टम है। जैसे कोई
चावल का, कोई चावल लगाता है, कोई आलू लगाता है, कोई प्याज लगाता है, फिर वो मंडी में जाते हैं और थोक में उसमें जाके फिर वो बिकते हैं, और फिर वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और फिर इस तरीके से वो बढ़ती जाती, फिर जनाब वो आती है आपकी यहाँ पर आ, दुकानदारों के पास आती है। तो ये एक मार्जिन रखा होता है, हर एक ने अपना एक मार्जिन रखा होता है। तो हमारे यहाँ एक्चुअली हुआ ये है कि शादी साहबा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सिस्टम बना नहीं, चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं बना हमारे यहाँ। ये प्राइस कंट्रोल का नाम तो है, लेकिन प्राइस कंट्रोल का ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्योंकि खान साहब को इतने ज्यादा और मसाइल उन चीजों में थे, तो इन चीजों के बारे में जो बड़े बड़े मसले थे, उन्होंने कहा पहले मैं बुनियादें ठीक कर लूं, ठीक है, तो फिर मैं जो है ना, जो प्लस्तर, पहले बुनियाद ज्यादा है मैं, आप मेरी बात समझिए, क्योंकि अगर मैंने बुनियाद ठीक नहीं की तो घर गिर जाएगा। तो पहले कोशिश ये है कि किसी तरीके से हमने घर को बचाना है, ताकि घर ना गिरे और छत ना गिरे। तो ये जो प्लास्टर वगैरह, ये चीजें बाद में होंगे, ये बाद में करेंगे। ये जो चीजें, ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, इसमें तो खैर बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं आपको ये पूरा श्योर करवाता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को प्रॉब्लम है, मुश्किल है, लेकिन यकीन रखें कि ये सारी चीजें आने वाले वक्तों पे ठीक हो जाएगी। और आप खान साहब की जो मुखलिस होने का, आप इससे ज्यादा अंदाजा आप क्या लगा सकती हैं कि जैसे तमाम वो प्रोजेक्ट्स वो शुरू करें जिससे मुल्क का बेहतरी हो। देखें, अगर वो चाहते तो इन्हीं जो एक्टर्स हैं, नून लीग के जो मेहमान अदाकार हैं, जिसमें साग डार हो गया, ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे मेहमान अदाकार हैं। ये कुछ अरसे आते हैं, अपनी अदाकारी दिखाते हैं, फिर कहते हैं जी मेरी प्लेटें ज्यादा हो गई हैं, मैं वहां जा रहा हूँ। कोई कहता है जी मुझे कैंसर हो गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और भाग जाते हैं यहाँ से। और लेकिन खान साहब को देखें, हम भाषा डैम, दिया मीर डैम और बहुत सारे ऐसे डैम्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और आप देखें जी, हाइडल प्रोडक्ट्स उन्होंने तकरीबन को 200-300 शुरू किए हैं। और इक्वल एजुकेशन सिस्टम पे काम हो रहा है। आप देखें, इक्वल एजुकेशन जब आप मुझे बता रही थी, जो लोग कहते हैं जी पहले ये कर लें और पहले बच्चों को वो कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो भी आपका वो होती है, वो एक सिस्टम वहां से एक सिस्टम बनाती है, और वही फिर इम्प्लीमेंट करती है। ये जो कह रहे हैं कि जी फला बच्चे को पहले डाल दें, ये प्रोविंशियल लेवल पर होता है। ये भी होगा, लेकिन पहले तो ऊपर से पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा ना। देखें आप, एक जो इक्वल एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, आप देखें, शायद लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि ये एक हमारी पूरी आने वाली नस्ल सुधर जाएगी। आने वाली पूरी की पूरी हमारी जो है नस्ल चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब हमें एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा पूरे सारे बच्चों को, जब अमीर और गरीब में फर्क ही नहीं रहेगा, तो कितना ही बेहतर होगा। देखें, आप इस चीज पे तो यकीन रखती हैं ना कि जो पढ़ाया जाता है बच्चे पर, कोई चीज पर आगे जाके अपनी अमली जिंदगी में भी वो करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक अमीर के लिए एक अलग एजुकेशन सिस्टम है, मिडिल क्लास के लिए और गरीब के लिए पीले स्कूल है, या जो भी ग्रीन स्कूल है वो चल। जब आप क्लासेस बना दें मुल्क में, 3-3, 4-4 क्लासेस बना दें, तो फिर ऐसे ही होता है। हमारे मुल्क में तो वो सिस्टम होना चाहिए, एक जर्नल का बच्चा, एक पॉलिटिशियन का बच्चा, एक रेडी वाले का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक सिस्टम से पढ़ के निकले। उसमें से जो अच्छा होगा वो आगे जाएगा, जो नहीं अच्छा होगा वो पीछे रह जाएगा। और यही कुछ होने जा रहा है। शायद लोगों को ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगी, क्योंकि मदरसे तक, हमारी जब मदरसा पहली भी बात हुई थी, तो आपने उस वक्त भी जिक्र किया था कि पेशावर में शुरू में केपी में जब इमरान साहब की हुकूमत आई थी, तो काफी मसाइल, लोग भी काफी उन चेंजेस के खिलाफ थे। लेकिन उसके बाद जब अपना पूरा सिस्टम सही किया, तो उसके बाद उनका निज़ाम बहुत बेहतर हो गया। तो इसी तरह आई मीन लाइक यूर राइट, लेकिन वो पूरे मुल्क में अब लाना, जो सिस्टम उन्होंने एक जगह पे शुरू किया, वो दूसरे सिटीज में लाना या उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसके साथ लोगों को शायद एजुकेट करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग इस बात को समझते नहीं है। और सबसे बड़ी उनकी बदनसीबी ये है कि उनको कोई बंदा चाहता ही नहीं है कि एक ऑनेस्ट बंदा सामने आए, क्योंकि जिस किसी की भी दाल रोटी लगी हुई थी और जिस किसी के भी रास्ते खुले हुए थे, वो सब के सब वो रास्ते उनके बंद हो गए हैं, और वो अपनी मर्जी से वो अवाम को उल्लू नहीं बना पा रहे।
तो फिर उन्होंने मीडिया का साथ लेना शुरू कर दिया और दूसरे रास्ते अपनाने लग पड़े हैं, जिससे लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी बातें करके, इल्जाम तराशी करके, और हर तरीके से उनको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने ये बताना है कि हमारी आवाम को क्या चाहिए, कि फिलहाल उसको क्या ये लाइक हर जब भी हुकूमत आती है वादे करती है और कभी उसको वो पूरा नहीं करती और चली जाती है, और फिर वही हुकूमत जब 5 साल के बाद दोबारा से आती है हुकूमत में, तो भी वो सेम सिचुएशन, एक सेम सिनारियो चल रहा था। तो इमरान खान तो एक फ्रेश क्या कहते हैं, ऑनेस्ट इंसान आया है, जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक ऑनेस्ट इंसान, और ना सिर्फ ऑनेस्ट इंसान, मैं उनको कहूँगी एक निडर और बहादुर लीडर आए हैं, जिसकी हमारे मुल्क को सख्त जरूरत थी, जो हर तरह के मतलब फैसले कदम उठा सके, हर मुल्क के साथ आंखें मिला के बात कर सकें। तो मेरा ख्याल में ये तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे मुल्क में एक और शाबाश ऐसी माँ को जिसने उसे पैदा किया, और ऐसे इंसान को लेके आई जो किसी भी लेवल का इंसान हो उसके साथ नजरें मिला के वो बात कर सकता है। तो इस बारे में आप बताएं कि उनकी जो आगे जो वो करने जा रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं या जिस तरह भी कर रहे हैं, फिलहाल तो वो सिर्फ लोगों के साथ चल रहे हैं, और आजकल तो सीएम ऑफ पंजाब जो है उनका काफी चर्चा चल रहा है कि वो जो है वो अपनी जाती मफाद की वजह से आते हैं और आके तो दूसरे लोगों को निकाल के चले जाते हैं, बजाय इसके कि सीएम जो जिनमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि वो पब्लिक से भी बात कर सकें, उन्होंने सीएम को क्यों रखा हुआ है, उन्होंने सीएम को क्यों नहीं चेंज किया। जो पंजाब तो वो बहुत बड़े वो फैक्टर है एक उनका, तो वहां पे तो आपको पता है नवाज शरीफ का कितना बड़ा होल्ड है, तो वो क्यों नहीं वो चेंज कर रहे हैं उसको। जी शाजिया साहबा, मैं आपको शुरू करता हूँ। पहले तो आपने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि केपीके में जब उन्होंने शुरू में जो भी कुछ हुआ था, तो मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि शायद कुछ अरसे अगर पीछे चले जाएं, केपीके में जो है इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी जमात इस्लामी के साथ, और शायद कुछ और जमहूरी वतन पार्टी और ऐसा कौमी वतन पार्टी के साथ। तो मेरे ख्याल में पिछले उनको 2-3 साल काफी मुश्किल रही। जो प्रॉब्लम्स उनको अभी ये नेशनल लेवल पे आ रही है, ये प्रॉब्लम उनको एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम उनको प्रोविंशियल लेवल पर आई थी। अगर आप लोग फॉलो करते हो तो पहले के 2 साल में उनको 2 या 3 साल में उनको बहुत प्रॉब्लम रही वहां पर। जमात इस्लामी हो गई, बाकी पार्टीज हो गई, उन्होंने इंतहाई उनको तंग किया, बिल पास करने में प्रॉब्लम किए और इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम किए। बहुत सारे स्कैंडल्स भी आते रहे। जो खटक साहब थे, मैं नाम परवेज खटक, वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा थे, तो उनके लिए भी आते रहे। लोग यही कहते थे जी ये होगा, जी खराब हो गया, फलां हो गया। लेकिन आप देखें क्या वजह हुई कि जब पीटीआई अपना टेन्योर पूरा करती है और पूरे मुल्क से स्वीप कर जाती है। और एक मजे की आपको मैं बात बताऊं, मेरी शायद आपसे बात भी हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो खान साहब को तकरीबन कुछ 20 एमपीज जो है उन्होंने डिच किया था, और जाके उन्होंने पीपल पार्टी ने वही जी वो जो पैसों का गेम होता खरीद लिया हर एमपी को, जो ना 5-5, 10-10 करोड़ देकर, और हर एमपी ने जो है उनको वोट दिया, उनके लोगों को वोट दिया। तो अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ कह रही हैं? जी नहीं मैं सुन रही हूँ। जी अच्छा। तो उसमें फिर खान साहब को जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला उन्हें, तो उनको तमाम के तमाम 20 से 22 एमपीज को निकाल दिया। अब जब आप एमपीज कहते हैं, जो मेंबर प्रोविंशियल एमपीपीज जो होते हैं, वो आपको पता है जो हमारे मुल्क का सिस्टम है वो तो काफी ताकतवर होते हैं, अपने मुल्क के मालिक होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो खान साहब को बहुत सारे लोगों ने, जो पार्टी के लोगों ने कहा कि खान साहब आप क्या करें। खान साहब ने कहा सबको निकाल दो, जो भी चोर है, जिसने गलत किया है। तो उन्होंने कहा जी हम आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। वही लोग जो खान साहब का टिकट लेकर आए थे, उन्होंने कहा जी हम आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। और तो खान साहब ने कहा आपने जो करना है कर ले, मैं ऐसे लोगों को नहीं रखता। खान साहब ने जो इलेक्शन कॉल हुए 2018 में, आप वहां पे उन्होंने मतलब आम लोगों को टिकट दिए। वो 20, आप यकीन करें कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने स्वीप कर लिया, और बिल्कुल कुछ गिनती के जो है ना कुछ सीटें एनपी को मिली हैं, कुछ उनको मिली हैं। क्यों? उसकी वजह ये थी कि उनका काम बोला है।
यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही चीज नेशनल असेंबली में होगी। खान साहब के शुरू के साल में मसला हो रहा है, मुझे यही लग रहा है कि अगले 2-3 साल वो डिलीवर करेंगे और आखिर में वही होगा इंशाल्लाह। देखिएगा ये सारे चोर भागेंगे और खान साहब जिस खंबे को भी खड़ा करेंगे लोग उसको वोट दे देंगे, क्योंकि लोग परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं। आखिर खैबर पख्तूनख्वा की तारीख थी कि कोई भी सेकंड टाइम जो है ना कोई भी गवर्नमेंट वापस नहीं आई। पूरे पिछले आप इतने 70 साल की तारीख उठा कर देख लें, कभी कोई आ रही है, कभी एमएमए आ रही है, कभी दूसरी आ रही है, कभी तीसरी आ रही है, कभी नवाज लीग आ रही है, लेकिन रिपीटेडली कोई नहीं आया। लेकिन पहली दफा है कि ये आए और सिर्फ अपने काम की वजह से। तो मैं आपको लोगों को ये तो बताता चलूं कि इंशाल्लाह अगर इनको 2-3 साल और उनको मिल गए तो इंशाल्लाह ये जो है ना ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। जब मैं कह रहा हूँ तकदीर बदलेंगे तो इंशाल्लाह ये वाकई तकदीर बदलेंगे। आप देखें, मैं कनाडा में और आप जो है यूके में रहती हैं, आप शायद आपको पता नहीं है कि खान साहब के आने के बाद पाकिस्तान की इज्जत कितनी बढ़ी है कनाडा में और इन मुल्कों में। मैं आपको लिटरली यूके में भी आप इतनी उन्होंने अच्छी सफारती मतलब इस वक्त रिलेशन है कनाडा के साथ। 70 साल के अरसे के बाद जो है ना कनाडा जो है ना पाकिस्तान से 1-to-1 बात कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे बात करते हैं। देखें, आपको ये सिफारती ताल्लुकात पूरी दुनिया में बनाने पड़ते हैं। जो काम 70 साल में हमारा कोई हुक्मरान नहीं कर सका, जो हमारे सफारतकार नहीं कर सके, वो खान साहब के आने के बाद नैरेटिव, क्योंकि आपका नैरेटिव चेंज हो गया, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया ये बंदा अच्छा है, डेड हॉनेस्ट बंदा है। और क्योंकि ये जो मुल्क होते हैं जैसे यूके हो गया आपका, हर मुल्क अपना मफाद सोचता है, यूएस हो गया, लेकिन वो देखते हैं कि यार क्या ये बंदा ठीक है या गलत है, क्या ये हमसे जो बात कर रहा है ये इसकी बात में सदाकत है गलत है। ट्रंप जैसे बंदे देख लें, प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ पावर, अमेरिका जो है ना दुनिया का सुपर पावर है, सबसे बड़ा मुल्क है। अगर ट्रंप भी उस पर यकीन रखता है और ऐसे सारे यकीन रहता है, इसका मतलब है कि हमारी सिफारती जीत हुई है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे यहाँ तो खैर इस चीज पे काम ही नहीं होता। हमारे यहाँ इंडिया में तो बाकायदा इनके थिंक टैंक बने होते हैं, ये लोग यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व करते हैं, इनके लोग इंडिया को प्रमोट करते हैं बिल्कुल अंदर तक जाकर, कांग्रेस में जाकर। हमारे यहाँ आपके हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स में, आप खान साहब के आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह इंडिया ही इंडिया था। अब जो है खान साहब के आने के बाद इंडिया को इतनी बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ शिकस्त इस सेंस में कि जो सिफारती सतह पे पाकिस्तान का इमेज है वो इंडिया का भी नहीं रहा। इंडिया इज इन बैड शेप, चाहे वो यूएस के लेवल पर हो, चाहे वो कनाडा के लेवल पर हो, चाहे वो बरतानिया के लेवल पर हो, वो बहुत ही बुरे शेप में जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट खान साहब को और उनकी फॉरेन टीम को जाता है। और ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा इसको फायदा देगा इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में। और फिर छोटी सी बात मैं और ऐड करता हूँ, कोविड के मामले में आप देखें, कोविड की स्ट्रेटजी जो है मतलब कितनी ही बेहतरीन स्ट्रेटजी खान साहब ने रखी। सब देखें, खान साहब के सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं कि वो कर दो, लॉकडाउन लगा दो, लेकिन क्योंकि उनको गरीबों का एहसास था, उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें हमारी कर्व नीचे की तरफ आ रही है और उनको पता था क्या करना। तकरीबन 12,000 रुपए गरीब लोगों को दिया है उन्होंने। और तकरीबन जो है मैं देख रहा था कि जो छोटे सरमायादार है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके बिल जो है उन्होंने बिजली के बिल 3 माह के पे किए हैं। और आपको पता है बेनजीर इनकम सपोर्ट, जिसको इनकम सपोर्ट कहते हैं, जो इन मुल्कों में भी है, तो उसमें तकरीबन जब इन्होंने इसको ठीक करना शुरू किया, तकरीबन 8-8.5 लाख लोग ऐसे थे जो कि मुफ्त के पैसे ले रहे थे, जो कि डिजर्विंग नहीं थे। 8.5 लाख लोगों को इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट से निकाला है, जिसको आप बेस्ट प्रोग्राम कहते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। 8.5 लोगों को निकाला। और आप मजे की देखें, इतना तो हमारा करप्ट मुल्क है कि सियासतदानों की बीवियां ले रही थी और ऑफिसर्स की बीवियां ले रही थी, खुद ले रहे थे, टीचर्स ले रहे थे, यानी कि जो डिजर्विंग थे वो जो सही डिजर्विंग लोग थे उनको तो मिल ही नहीं रहा था पैसा। तो आप लोग ये इत्मीनान रखें कि मुल्क का पूरा सिस्टम ठीक हो रहा है और ये आलू, टमाटर, प्याज, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब सिस्टम ठीक होगा तो ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वो रखें। एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर देता हूँ,
एक जो खान साहब नहीं कर रहे, शायद थोड़ा बहुत खान साहब को मेरे ख्याल में करना चाहिए, क्योंकि इनके दौर में ये हर चीज पे सब्सिडी दिया करते थे। कोई भी ऐसी चीज हो जिसपे जो डायरेक्टली आवाम से रिलेटेड हो उस पर सब्सिडी दे दिया करते थे। लेकिन ये नहीं देखते थे कि अगर हम इस पर सब्सिडी देते हैं, जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, मेट्रो पंजाब में इन्होंने मेट्रो बनाई है, और मेट्रो का जो उन्होंने रखा है 20 रुपए रखा है, और 80 रुपए या 70 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी जेब से देती है। तो अब आप देखें, एक ऐसी चीज उन्होंने बनाई है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने जेब से पैसे दे रही है, तो फायदा ही नहीं उस चीज का। तो अब इन्होंने आने के बाद ये कि इन्होंने सब्सिडी देना खत्म कर दी, क्योंकि देखिए सब्सिडी कहाँ से, शहबाज शरीफ को अपने जेब से तो देगा नहीं ना, नवाज शरीफ अपने जेब से देगा, खजाने से देता है। खजाना कहाँ से आता है? या तो टैक्स मिलता है, या फिर आपको मुल्क उधार लेना पड़ता है। उधार किससे लेते हैं आप कोई आपका उनको रिश्तेदार तो उधार देने से रहा, वो IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, उनसे कर्जे लेते हैं। फिर क्या वजह है, खान साहब जा करते थे जी 30,000 अरब पहुंचा दिए, वो इसीलिए पहुंचा दिए क्योंकि उन्होंने कहा जी हमें क्या है, हम कर्जा लेते जाएं, डंप करते जाएं और लोगों को सब्सिडियां देते रहें, क्योंकि उतारना तो बाद में जो ना हमारे अब्बा का मुल्क कोई भी चलता रहेगा, कौन पूछने वाला। तो यही कुछ हुआ। खान साहब अब वो नहीं कर रहे। खान साहब कह रहे हैं कि मैं जो कर्ज है उसको कम करूं, ना कि ज्यादा करूं। ये तो थोड़ा लोग ठीक रखें इंशाल्लाह। और एक चीज और, टैक्स देना शुरू करें, चाहे वो 1 रुपया टैक्स दें, 10 रुपया टैक्स दें, और अपने आप को रजिस्टर करवाएं टैक्स के लिए। तो आप इस बात को मानते हैं, एग्री करते हैं कि ये जो अभी जो मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये सब दबे हुए थे? ये वही मसाइल हैं जो इतने अच्छे से दबाए जा रहे थे। एक हुकूमत आती थी, दबा देती थी, जैसे गंद है उसको दबाए जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं ये अवाम या हुकूमत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इंसान खुश हुआ है उससे। इमरान खान एक क्या कहते हैं, सुपरस्टार था, उसको पैसे के लिए नहीं, उसने पूरी दुनिया में पैसा भी कमाया, दुनिया भी घुमा, सब कुछ हुआ। लेकिन इमरान साहब ने जब अपना बनाया, क्या कहते हैं उसको, मदर के नाम पे जो उन्होंने बनाया, तो वो देखिए कितना बड़ा और कितना माशाल्लाह कामयाब रहा। और आज तक ऐसा ही हुआ है कि जब भी इमरान खान का कोई शो होता है, चैरिटी इवेंट होता है या कुछ होता है, वो क्यों इतना सक्सेसफुल होता है? क्योंकि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है उनमें कि वो पैसा उनका जाया नहीं होगा। अब ये जो कोविड-19 की वजह से उन्होंने चैरिटी का किया, उस पे लोगों ने खुला पैसा दिया, उन्होंने आंखें बंद करके पैसा दिया, और बहुत सारा पैसा यूके से, यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से गया। किस लिए गया? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एक ईमानदार इंसान जो है उसके हाथ में पैसा रख रहे हैं। बेशक लोग इनको करप्ट कह रहे हैं, ये सारा वो ऐसे करप्शन कर रहे हैं, वो वैसे करप्शन कर रहे हैं, लेकिन अपनी करप्शन उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करप्शन की है जिसको वो करप्शन मानती नहीं है। वो हालांकि प्रूफ हुई करप्शन है। एक माफिया, एक ग्रुप बना हुआ था, एक माफिया ग्रुप को उन्होंने तोड़ा है। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने कितना बड़ा काम किया है कि ये अकेला एक यही के नवाज शरीफ का वापस अवाम का सरबराह ना बनाना, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो तो खानदानी सियासत कर रहे थे। वो तो मुल्क की बेहतरी के लिए तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। हाँ, लाहौर को डेवलप कर रहे थे क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं और वो उस एरिया में रहते हैं, और वो जो देख रहे हैं आप सड़कों का जो हाल है, वो सड़कों पे सड़कें बना रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया? लेकिन लोगों को वही नजर आ रही है कि उन्होंने सड़कें बना दी हैं। सड़कों पे तो उन्हीं की गाड़ियां चल रही है ना, बेचारा आम आवाम जो है, तो जिसकी जूती भी टूटी होगी तो वो चलो टूटी फूटी सड़क पे भी चल लेगा। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। उन्होंने जो है ज्यादा तवज्जो उन्होंने लाहौर पे रखी। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, मैं जब हम शुरू में आपने शुरू किया था प्रोग्राम, तो हमारी बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ विजन की बात हो रही थी कि लीडर और सियासतदान में क्या फर्क होता है। मैं आपको बिल्कुल यही चीज बता रहा हूँ। देखें, उन्होंने एक ट्रेन बनाई है, ऑरेंज ट्रेन पे तकरीबन उनका कोई 250 अरब रुपया खर्च हुआ है। और वो ट्रेन का फायदा क्या होगा? वो ट्रेन लाहौर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों से गुजरते हुए कोई 27-28 किलोमीटर के लिए उन्होंने ये ट्रेन बनाई है। तो आप देखें, आप अगर यही वो 250 अरब रुपए पंजाब के अस्पतालों पे या फिर पंजाब के स्कूलों पे
जो कि मेरे ख्याल में कब्रिस्तानों के साथ स्कूल बने हुए हैं और नालों के साथ बने हुए इधर वो, और जहाँ वॉशरूम्स तक नहीं है, उन चीज़ों पे खर्च करते, क्या ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होता? या तो कुछ ऐसी बेहतर चीज़ पे जिसपे आने वाली नस्लों का फ़ायदा होता है। मुझे आप ये बात बताएं, जो भी, जब आप गाड़ी भी लेते हैं, आप साइकिल भी लेते हैं, चलो जो आप साइकिल भी लेते हैं, साइकिल भी कोई भी चीज़ आप नहीं लेते हैं उसके बाद वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। वो चीज़ डेप्रिशिएट का मतलब है कि वो आस्ते 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 खराब होना शुरू हो जाती है, आप उसको फिर ठीक करते हैं, फिर खराब होती है, क्योंकि ये चीजें घटती हैं, ये चीजें आस्ते आस्ते अपनी वैल्यू खत्म करना शुरू कर देती है। जो ऑरेंज ट्रेन भी है, ये भी कितने अरसे चलती, मतलब आप, और वो भी नुकसान में, क्योंकि इनके जितने भी आप प्रोजेक्ट देख लें, जितने भी आप इनके प्रोजेक्ट देख लें, मेट्रो भी देख लें, उस पर सब्सिडी दिया करते थे, अपने जेब से देते थे। ऑरेंज ट्रेन पे भी यही करते हैं। और आप देखें कि आपने अपने अवाम पर आपने 250 अरब का बोझ डाल दिया, आप तो करके चले गए। आप देखें, अगर यही चीज अवाम पे, ये पैसा अवाम की बेहतरी पे लगाते, उनकी सेहत पे लगाते और सही चीजों पे लगाते, तो हमारी आने वाली नस्लें ठीक होती। मैं ये कहता कि चले जी पीएचडी बनवा दे, हमारे बच्चे जो थे, हमारे जो यंग जनरेशन थी, उसमें से कहते जी हम पीएचडी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं, पंजाब जी हम ऐसा रिसर्च शुरू कर रहे हैं कि आपको इस किस्म का रिसर्च करना, उसके लिए मैं 250 अरब रख। आप देखिए कि कितनी नए जहन आते हैं, कितनी नई चीजें बनती हमारे यहाँ, कितनी नई चीजें हो जाती। तो इन्होंने, क्योंकि इनके लिए बेसिक चीजों का कोई भी, बेसिक और अहम चीजों के लिए कोई भी वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, इनके लिए सिर्फ ये कुछ। सबसे बड़ा तो हादसा ये भी जो हुआ है, जो 2 नंबर के जो निकली जाली डिग्री, पहले तो जाली डिग्री कहते हैं, डिग्री डिग्री होती है, चाहे वो जाली हो या असली हो। वो तो बहुत बात मशहूर हुई थी। तो अब देखिए दोबारा से ये जो आप देखिए ये जिंदगी और मौत लोगों के हाथों, मतलब आप कैसे, आप और खुद को भी आप एक किस्म के, क्या आप अकीस काबिल हैं कि आप प्लेन को फ्लाई कर सकते हैं और लोगों की जिंदगी को लेके चल सकते हैं? आई मीन मुझे हैरत इस बात हुई कि इतना बड़ा महकमा और इसमें इतनी बड़ी गलती उन्होंने की कि जाली डिग्री के साथ कोई इंसान जब वो जहाज उड़ा रहा है, और ये किसके दौर में हुआ और एक्सपोज हुआ, तो इल्जाम ये कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये खामोशी से अपना करती, अब ये सारी दुनिया में बदनाम हो गई है। लेकिन आई डोंट थिंक कि बदनाम जिसने किया वो गलत है। मेरा ख्याल में बदनामी जिस वजह से हुई है और उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। तो वो कौन थे जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया? वो कौन थे जिन्होंने उनको जाली डिग्रियां अलाउ की और उन्होंने उनको जॉब दी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक इतने अरसे से जो एक रिवायती सियासत है उसी में चलती रही, एक बारी तेरी एक बारी मेरी, और जब मेरी बारी हो ये तो मैं आपके बारे में बुरा भला कहूंगा, घसीट दूंगा मैं आपको, जो है ना लाहौर की सड़कों पे लटका दूंगा। जब उसके बारे में होंगे वो उसको कहेंगे जी आप अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक्टर थे दोनों, पीपल पार्टी और ये दोनों जो है ना, ये दोनों अदाकार हैं, ये अवाम को बैठ के बेवकूफ बना रहे हैं। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। देखें, इनके 2008 में पीपल पार्टी और उससे पहले नून लीग और फिर बाद में नून लीग, इन लोगों ने सारे जितने भी लोग हैं ये इदारों को तबाह किया है। जब मैं इदारों को तबाह करने की बात कहता हूँ कि देखें, आप सब कुछ कर लें, आप सब कुछ करें, लेकिन मुल्क के लिए बुरा ना सोचें। मुल्क के लिए बुरा कौन सोचता है? जैसे मैं अपने ही घर को जो है ना, अपने ही घर की बुनियादों को जो है ना मैं खोदना शुरू कर दूं, तो एक वक्त आएगा कि मेरी जो है ना, मेरा घर गिर जाएगा, एक तरफ से बैठ जाएगा। तो हमारे ये इदारे भी हमारे मुल्क की बुनियादें हैं, ये सारे इदारे बुनियादें, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे अब आप देखें कोर्ट्स में भी इन्हीं की जो ये बार के मेंबर होते हैं ये जाते हैं आगे जाके फिर जजेस बनते हैं। मैं जजेस के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन देखें पर वो गलत फैसले आते हैं और ये तमाम चीजें होती हैं। तो ये जो नेपोटिज्म होती है ये खत्म होनी चाहिए। अब इदारों की मैं आप बात करें, देखें स्टील पीआईए का देखें, इन्होंने पीआईए में ज्यादातर लोगों की जो भर्तियां हुई हैं, जो पालपा जो पायलट एसोसिएशन है और ये सीए, इन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम बिगाड़ा हुआ था। नून लीग ने अपने ही लोगों को नवाजा हुआ था और पीपल पार्टी ने अपने दौर में अपने लोगों को किया। और
अब बिल्कुल वैसी बिल्कुल बात है कि देखें, मैं छोटी सी आम लोगों को समझने के लिए, आपको प्रोग्राम आम लोग भी देखते होंगे, हमारे भाई जो हम हमारे घर जो लोग हैं वो भी देखते होंगे, तो उनके मैं बता दूं कि जैसे एक घर में बिल्कुल इसी तरीके से है कि पहले इस घर में मैं रहता था, अब यहाँ पे शाजिया साहिबा रहने के लिए आई, तो शाजिया साहिबा ने देखा कि एक जो यहाँ की घर की वायरिंग ठीक नहीं, और ये जो है आग लग रही है यहाँ पे, तो उन्होंने उसको मजीद देख किया, तो उन्होंने देखा जी इसमें तारें ही गलत इस्तेमाल हुई हुई हैं, इन्होंने तो फलां क्वालिटी की तार इस्तेमाल करनी थी तो फलां क्वालिटी की। तो शाजिया साहिबा ने क्या किया कि शाजिया साहिबा ने बताया कि जी इसमें तो तारें जो है ना गलत इस्तेमाल हुई हैं, जाली काम हुआ हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से पीआईए में जो है उन्होंने जो भी 2 नंबरियां की हुई थी, इमरान खान के पास, उनकी गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उसको छुपा देते या फिर उस पर एक्शन लेते, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हमेशा याद रखें, जैसे आपका घर था, आप या तारों को कहती चलो चल तो रहा है, चलो जब आग लगेगी बाद में देखेंगे, इंश्योरेंस का क्लेम ले लेंगे या कुछ हो देंगे। लेकिन अगर आप समझदार होंगे, आप कहती क्योंकि मैं इस घर में रहती हूँ, खुदा ना खास्ता आग लगी और उस वक्त मैं सो रही हूँ, तो फिर क्या होगा। मैं लोगों की मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि पीआईए को अगर मैं ये ठीक नहीं करूंगा, जैसे 100 लोग मर गए, कल कला को 200 और मर जाएंगे, फिर और मर जाएंगे, भाई ये कौन लोग हैं, ये भी तो किसी के बाल बच्चे हैं ना, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का बाप है। तो आप जब तक एक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो वो सिस्टम ठीक नहीं होगा। आप देखें वक्ती तौर पे तो प्रॉब्लम हो रही है दुनिया में, वो हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये श्योर करवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, यही पीआईए दुनिया के बेहतरीन एयरलाइन बन के दोबारा उतरेगी, क्योंकि लोगों को एतमाद बहाल हो जाएगा। जो बड़े जो मुल्क हैं वो कहेंगे देखो इसमें ये लूप होल था, इनकी लीडर्स ने ये ठीक कर दिया, इन लोगों ने ठीक कर दिया। कोई भी नुकसान होता है वो वक्ती होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपने घर की वायरिंग फौरन ठीक करवाएंगे, हो सकता है वो आपको 10,000 पाउंड में पड़ जाए या 5,000 पाउंड में पड़ जाए, लेकिन आप देखें उससे जिंदगी भी तो बच जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से पीआईए में अभी इन्होंने जो किया है, तो वक्ती तौर पर तो नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे हादसे कम हो जाएंगे, हमारी बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि जो शख्स प्रॉपर तरीके से देखे ना, क्योंकि मैं खुद आईटी का बंदा हूं, मैं समझता हूँ इस बारे में कि बाहर से इन होकर एग्जाम दिया करते थे और सब, अब वो उसको बायोमेट्रिक सिस्टम से कर रहे हैं कि जो शख्स आएगा वो एक इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है, तो वो इंट्रानेट सिस्टम से लॉगिन हो जाएगा, यानी कि कैंपस के अंदर ही जो एक खास मखसूस जगह होगी जहाँ पे उनको एग्जाम देना होगा, वहीं से वो हो सकता है, बाहर का कोई एक्सेस हो ही नहीं सकता। तो ये जो चोर मचाए शोर वाला मसला है कि वो लोगों को यही हो रहा है कि अब वो जो 2 नंबरियां वो खत्म हो रही हैं, तो ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम से एग्जाम दिया करेंगे, जो आएगा वो बायोमेट्रिक सिस्टम से इन होगा और वही शख्स एग्जाम दे सकेगा। अगर आप अहल हैं तो आप पास कर जाएंगे, नहीं अहल हैं तो आप फेल कर जाएंगे। तो ये देखेंगे पीआईए में हुआ। दूसरा मसला स्टील मिल्स का देखें, एक जब आपने पीआईए की बात की, स्टील मिल्स भी हमारा एक बहुत बड़ा किसी जमाने में मुनाफा बख्शेदारा था। आप देखें पीपल पार्टी ने कितना नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों को उन्होंने जो गोश्त लोगों को उसमें डाला, और वो फिर इतने अरसे से बंद, और वो लोग अब तकरीबन कोई 8-10 साल के उनके ड्यूज रहते हैं, वो कोर्ट में गए हुए हैं। एक इदारा जो कभी इतने अरसे से बंद है, तो आपने उसमें मुलाजिम रखे हुए क्यों थे? आपकी इतनी गवर्नमेंट चली गई, आपने मसले को सेटल क्यों नहीं किया? आप जो पीटीआई है वो उनको गोल्डन हैंडशेक दे रही है, और जो भी मतलब उनको खत्म कर रही है, उसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो लोग शोर मचा रहे हैं। देखिए जब जिस चीज से आपको, आप बिल्कुल उसी तरीके से समझ लें, आपके पास 2 ऑप्शन है। 8 साल से मेरे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो खड़ी खड़ी उसको जंग लग गया है, या तो मैं उसको पूरी गाड़ी को दोबारा सारे उसके पार्ट्स चेंज करूं और फिर उसकी दोबारा सर्टिफिकेशन करवाऊं कि ये गाड़ी चलने के काबिल है कि नहीं है, और फिर मैं उसको रोड पे लेकर आऊं, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगी वो रोड पे नहीं आ सकती। बिल्कुल उसी तरीके से स्टील मिल्स भी जब इतने अरसे से बंद है, तो ये एक बोकस इदारा बन गया, वो खत्म होता इदारा। तो बेहतर यही है कि उनको दे दिलाकर जो लोग इसको चला सकते हैं, या तो उसको प्राइवेटाइज कर दें, या उसको गवर्नमेंट अपनी उसमें लेकर जो लोग चोर लोग हैं उनको निकाल के नए लोग भर्ती करें। तो हमारे इदारों को तबाह करने का जो है ना जिम्मेदार ये पिछली गवर्नमेंट सी है, ये लोग तो सिर्फ ठीक कर रहे हैं। सही है, ओके। तो हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं इस पे कि उम्मीद करते हैं कि हमारे सामीन को या जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये बात समझ आए कि बेशक हम लोग यूके से हैं या कनाडा से हैं या मुल्कों के बाहर हैं, लेकिन हमारा दिल
जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हम लोग आज भी पाकिस्तान की बेहतरी का सोचते हैं, और क्योंकि हम लोग ऐसे वेल डेवलप्ड कंट्रीज में रह चुके हैं कि हमें सिस्टम का पता है कि हमारा ये वाला सिस्टम कैसे चल रहा है। और ये वेल डेवलप्ड कंट्री किसी जमाने में वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं थे, ये भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह थे। और यहाँ पे तकरीबन 100 साल पहले वही निज़ाम चल रहा था जो पाकिस्तान में आज हाल है, या इंडिया में है, या क्या कहते हैं उसको, बांग्लादेश में, ऐसे मुल्कों में वही था जो यूके में था। और यूके ने अगर अपने आप को चेंज किया है तो वो इसी तरह लेके आया है, अपने रिफॉर्म्स लेके आया है, अपनी पॉलिसीज लेके आया और स्ट्रिक्ट की हैं, उसके कानून बनाए हैं, तो उसके ऊपर फाइन्स होते हैं, बिल्स होते हैं, और फिर उनको अप्लाई किया जाता है ताकि आप उनसे निकल ना सकें बेसिकली। तो जब वही कानून जब आप अब पाकिस्तान में अब आ रहा है, और क्योंकि हमारी अपनी आवाम जो है, क्योंकि वो इस चीज की वो यूज ही नहीं है कि एक चीज कहते हैं और फिर वो अप्लाई होती है और वो एक्चुअली उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये बात एक बहुत मतलब एक हाई लेवल की है जो आम इंसान पाकिस्तान में नहीं समझ पा रहा इस वक्त, और वो दाल रोटी के चक्कर में इस वक्त लगा हुआ है, और वो बड़ी पैमाने से सोच नहीं रखा कि हमारे मुल्क को जो ऐसा लीडर चाहिए था जो इतना सख्त निज़ाम भी वक्त पे हमारे मुल्क का हाथ था, मैं जिस वक्त हमारा मुल्क बिल्कुल नीचे जा चुका था, और उसको ऊपर ला रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसको लाने के लिए काफी सारे सख्त निज़ाम से गुजरना पड़ रहा है, तो लोगों को वो जो आज मसले हो रहे हैं, आपको रिश्योर होना चाहिए कि ये सारे मसले जो आज हो रहे हैं, ये आपकी औलाद आने वाली नस्ल के लिए वो बहुत ज्यादा बेहतर होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये आज हमें सख्त वक्त देखना पड़ रहा है। जैसे हम जंगों में भी जाते हैं तो जंगें वो इसीलिए हो रही होती हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बेहतरी हो। वही हिसाब हमारा है कि हम भी उसी निज़ाम से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ चेंज हो रहा है, हालात चेंज हो रहे हैं, हम यूज टू नहीं है, जो जो बदलाव आ रहे हैं और जो जो चीज़ें हमारे उसमें अप्लाई हो रही हैं, हमें उस क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं है, और जो करप्ट लोग हैं वो आके गलत बयान देते हैं और आपको गलत नजरिए की तरफ लेके जाते हैं और आपके ज़हन में गलत आइडियाज डालते हैं ताकि ये हुकूमत जो है ज़्यादा देर ना चल सके। और क्योंकि ये अगर ज़्यादा देर चली तो उनकी जो जितनी भी चोरियां हैं या वो जितनी बार वो अपने आप से इस निज़ाम से बच चुके हैं और आप सबको नुकसान पहुंचा चुके हैं, वो पहुंचाते रहें, आपकी नस्लों तक पहुंचाते रहें, आपके आने वाले बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। बेहतरी यही है कि आज हम सफर कर लें, आज हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, ताकि जब हमारे बच्चे आए तो वो कम से कम इस तकलीफ से ना गुजरें। उसके साथ मैं जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मैं हमें कुछ इनवाइट कंक्लूडिंग किया। बातें कर लूँ अगर जी इजाजत दें। प्लीज। मैं बस नाजरीन से यही कहूँगा कि देखें, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। चाहे हम ओवरसीज पाकिस्तानी हों, मुल्क से बाहर हों, लेकिन हमारी धड़कनें आप लोगों के साथ धड़कती हैं। जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है हम बिल्कुल साथ होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये यकीन रखें, आपसे ज़्यादा हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं। और जो लोग मुल्क और फौज को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं और मुल्क के बारे में गलत बात करते हैं, आप उनकी बातों में ना आए। क्योंकि देखें, जब जानवर और परिंदे भी जब होते हैं ना, वो भी अपने घर की हिफाजत करते हैं। तो ये तो हमारा एक मुल्क है, ये तो हमारा मुल्क है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। और थोड़ा जो है ना उसमें थोड़ा इत्मीनान रखें, थोड़ा तहम्मुल रखें, क्योंकि हम सब नहीं मिलकर जो है ना इस मुल्क को ठीक करना। मुश्किलें तो आएंगी और लोग भी बोलेंगे, सब मसले मसाइल होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा है। और खान साहब पे यकीन रखें, इसलिए नहीं कि मैं पीटीआई के बारे में मैं खुद पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप यकीन रखें, अगर खान साहब ने करप्शन की या खान साहब ने कोई ऐसी चीज़ की तो शायद आप हमारे ही मुंह से खान साहब के बारे में गलत बातें कहेंगे, सुनेंगे कि खान साहब ने इस मुल्क के लिए बुरा किया है, तो हम फिर खान साहब के भी साथ नहीं देंगे। हम सिर्फ सच्चे और अच्छे इंसान का साथ देंगे, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतरी के साल होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, एंड आई होप कि हर किसी को ये प्रोग्राम पसंद आए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।